इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बड़ा बैम्बू प्रोड्यूसिंग देश है, मगर सरप्राइज की बात यह है कि हमें बैम्बू बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं बैम्बू है ग्रीन गोल्ड, तो क्या ये बाकी में गोल्ड है या एक सिर्फ ड्रीम है? लोग कहते हैं कार्बन क्रेडिट कलेक्ट करो, फ्यूचर का बिटकॉइन है। क्या ये रियलिटी है? बंतारा ओपन करके रिलायंस एक बिटकॉइन की फैक्ट्री ओपन कर रहा है। कार्बन क्रेडिट कम आ रहा है। कार्बन क्रेडिट की क्या प्राइसिंग चल रही है? और आज की डेट में सब लोग कार्बन क्रेडिट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बैम्बू फार्मिंग क्यों करना चाहिए? बैम्बू फार्मिंग करने से क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकता है? क्लाइमेट कैसे इंपैक्ट करता है? ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी है अंतोष वर्मा के साथ, जो कि 16 सालों से कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने जॉब को क्विट करके 7 सालों से इस फील्ड में काफी ज्यादा रिसर्च करी है एंड काफी ज्यादा लोगों की हेल्प करी है उनको अपना बैम्बू फार्म स्टार्ट करने में। एंड ये भी बताया कि बैम्बू फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो किन किन लोगों को करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं अंतोष जी की जर्नी के बारे में, क्योंकि जैसा हम सभी को पता है, हमने आपको बताया था कि ये एक आईटी प्रोफेशनल थे, तो वहां से कैसे इन्होंने बैम्बू फार्मिंग स्टार्ट करी, तो सबसे पहले उसके बारे में जान करते हैं। तो सबसे पहले वेलकम अंतोष जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। तो आप थोड़ा बताइए कि कैसे आपने आईटी से बैम्बू फार्मिंग तक का सफर कैसा था? कैसे आया माइंड में कि आईटी छोड़कर बैम्बू फार्मिंग करा जाए? देखिए अमर, मेरा जो है आईटी बैकग्राउंड रहा है पिछले 16 साल से। जी। आई वाज वर्किंग एज एन सीनियर आर्किटेक्ट देयर इन आईटी कंपनी। कुछ समय बाहर भी रह के आया हूँ, यूएस भी रह के आया हूँ, लेकिन 2013 में मैं वापस इंडिया आया। तभी से लेके एक मन में विचार था कि क्या मैं जॉब के अलावा अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता था। तो उसी समय पे जब ये सोच रही कि हाँ कुछ अपना करना है, तो ये भी देखा कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं उस समय पे। तो मोटा मोटा देखने में ये आया कि मेरे पास अपनी कुछ एग्रीकल्चर लैंड थी। ओके। तो लेकिन उससे पहले कभी उस पर इतना ध्यान भी नहीं दिया था और कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी नहीं था। लेकिन फिर लगा कि अगर ये एक रिसोर्स है और हमारी जो लैंड है वो दिल्ली मेट्रो के एकदम पास में है, तो लगा कि इसको यूटिलाइज किया जाए। उसके यूटिलाइजेशन के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे स्टडी करनी चाहिए। तो फिर ट्रेनिंग्स ली। सो बैम्बू ऐसा नहीं था कि पहले ही दिन से कि ये तैयारी थी कि हाँ मेरे को कुछ बड़ा बैम्बू में ही करना है। मैंने ग्रीन हाउसेस को स्टडी किया, पॉली हाउसेस पढ़े, एरोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स, मशरूम फार्मिंग, पल्प प्रोसेसिंग, ऑर्चिड फार्मिंग, साथ ही साथ में बैम्बू भी एक था, और इसी तरीके से और भी एग्रीकल्चर बिजनेसेस को स्टडी किया। स्टडी इन द सेंस कि इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी है। इंडिया के अंदर किसी भी सेक्टर में रिसर्च में अगर हम कंपैरिजन करें, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, बाकी जगह में आपको ये देखने को मिलेगा कि रिसर्च हमारे यहाँ पे थोड़ा कम होती है। राइट। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि वहाँ पे हमारे पास रिसर्चर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, रिसर्च ज़्यादा हो रही है। ओके। तो मैं फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में गया, मैंने अपने वीकेंड्स को यूटिलाइज किया जॉब करते करते। ओके। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जैसे बताया, तो वहाँ पे प्रोफेसर्स मिलते थे, उनकी गाइडेंस से मैं ये सब चीज़ें ट्रेनिंग वगैरह करता रहा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज से पहले एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर में। मेरे को ये बात समझ आती है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, पहली चीज़ तो वो एक बिजनेस है। आप उसको जॉब की तरह नहीं कर सकते। उसमें अगर आप अपना कुछ प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो आपको मार्केट और सेल्स दोनों भी आपको देखना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी सीखनी थी। और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर के साथ आपका एक साइंटिफिक स्टडीज़ भी है। आप देखोगे अगर फर्टिलाइजेशंस भी पढ़ना है, फर्टिलाइजर जो हम डालते हैं अपनी क्रॉप्स के अंदर, वो पूरा केमिस्ट्री है। आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए, राइट। तो ये सब स्टडी किया, थ्योरेटिकल स्टडीज की। उसके बाद फिर ये देखा कि इन सारे बिजनेसेस में मैं जॉब करते हुए कौन से बिजनेस को अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो लगा कि क्योंकि प्रोसेसिंग भी ज़रूरी है, उगाना भी ज़रूरी है, गैप भी फुलफिल करना है,
और साथ ही साथ में कुछ ऐसी क्रॉप भी लगाई जाए जो मेंटेनेंस जिसका आसान हो मेरे लिए करना। तो इस सब में अगर देखा जाए तो एक बैम्बू ही बचा था Okay. जो मेरे को लगा कि इसको अगर मैं स्टार्ट करूंगा जॉब के साथ साथ तो आई विल बी एबल टू डू इट नाइसली। सो यही रीजन रहा कि बैम्बू को ऑप्ट किया गया और साथ ही साथ मार्केट डिमांड भी थी। ओके। तो बैम्बू फार्मिंग के इवन आप बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में बैम्बू फार्मिंग की बात कर रहे थे। एक टाइम आया था .com बबल, जो सारे लोग .com की बात कर रहे थे। आज ये बैम्बू फार्मिंग एक तरह बबल की तरह है। लोग प्रॉफिट के बारे में बात तो कर रहे हैं बट एक्चुअल प्रॉफिट का डाटा किसी के पास नहीं है। तो फिर जब आपने वेरीफाई किया कि बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, सबको जानते 1 साल 2 साल चला लेंगे बट सबको प्रॉफिट चाहिए, तो वो आपने कैसे डिसाइड किया कि बैम्बू फार्मिंग ही करते इसमें प्रॉफिट हो सकता है? क्योंकि अभी तो बबल की तरह सब उसको ट्रीट कर रहे हैं। अमर देखिए, बिफोर कमिंग टू द बैम्बू कल्टीवेशन और फार्मिंग, अब स्टडी तो कर ही रहा था बाकी बिजनेसेस की भी, लेकिन एक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको मार्केट में सप्लाई और डिमांड इसकी स्टडी जरूर करनी चाहिए बिफोर एंटरिंग टू एनी बिजनेस। तो बैम्बू के केस में भी मैंने वही किया। तो पता ये चलता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू यील्ड है अभी भी। अगर आप डेटा देखो इंडिया के अंदर, अगर इंडिया और चाइना को हम कंपेयर करें, क्योंकि चाइना को इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि बैम्बू बिजनेस में चाइना ही नंबर 1 पोजीशन पे है। टोटल जो बैम्बू इकोनॉमी है वो आज के समय में अराउंड $100 बिलियन की इकोनॉमी है। तो इसमें पैसा तो बहुत है इस इंडस्ट्री में। अब उस 100 बिलियन में से लगभग $70 बिलियन केवल चाइना ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। चाइना बिकॉज नंबर 1 प्रोड्यूसर भी है बैम्बू का, माना कि नंबर 1 पे ही आना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से तो इंडिया को नंबर 2 पे होना चाहिए था क्योंकि हम प्रोड्यूस भी नंबर 2 पे कर रहे हैं। इंडिया इस इकोनॉमी में अभी 9वें नंबर पे है और हमसे ऊपर और भी ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बैम्बू को इतना उगा भी नहीं रही हैं, लेकिन वो उसको प्रोसेसिंग करके हमें हमारे जैसे देशों को ही बेच रही है। उसमें चाइना है, उसमें वियतनाम है, थाईलैंड है, नीदरलैंड्स भी है। ये 4 टॉप कंट्रीज हैं जो बैम्बू के बिजनेस को थ्राइव करती है। इवन अब जर्मनी भी आने लगी है बैम्बू में। तो अगर बात यह है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू है और हम फर्स्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ बैम्बू प्रोडक्ट्स भी हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गैप है। मार्केट में डिमांड है, सप्लाई हो नहीं रही है, इसलिए इंपोर्ट हो रहा है। तो यही डेटा को अगर आप स्टडी करें तो इससे ये निकल के आता है कि अपॉर्चुनिटी तो जरूर है इसके अंदर। अब जो गैप्स हैं अगर हम उनको फुलफिल कर लें तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और वी विल बी एबल टू रन दिस बिजनेस सक्सेसफुली। सो यही मेरे अंदर विचार था स्टार्टिंग में कि जब इतनी ज्यादा डिमांड है और सप्लाई हम पूरी कर नहीं पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को अगर मैं आइडेंटिफाई करके उन पे काम करूं तो हो सकता है कि ये बिजनेस आगे चल के मेरे लिए थ्राइविंग रहे। ओके। तो जैसे अभी आपने बात करा कि चाइना आज की डेट में नंबर 1 एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट करता है सारी कंट्रीज को। इवन इंडिया में लोग बात करते हैं फार्मिंग के, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे काम होता है, बट स्टिल वी आर ऑन दिस आई थिंक सेकंड या फर्स्ट इंपोर्टर एंड ऑलमोस्ट सेकंड। हम बैम्बू प्रोडक्ट के 36% बिजनेस को इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। 36% जी। तो अगर देखा जाए तो हम चाइना को कितना ज्यादा बिजनेस हम ही दे रहे हैं। राइट। तो वो है, बट यहाँ पर एज गवर्नमेंट तो फिर जैसे इतने ज़्यादा प्रॉफिट की बात हो रही है, हम इतना पीछे हैं, तो गवर्नमेंट कुछ इस पर स्टेप्स ले रही है कि बैम्बू फार्मिंग को और ज़्यादा आगे ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए? उसके लिए सरकार से आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है उस चीज़ को लेकर? जी बिल्कुल। बैम्बू ही एकमात्र ऐसी क्रॉप रही इंडिया में जिसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट या फिर एक अलग से बोर्ड बनाया गया, नेशनल बैम्बू मिशन। अब तो दूसरी क्रॉप्स के लिए भी आ रहे हैं, जैसे अभी मखाने के लिए भी बनाया गया है, और क्रॉप्स के लिए भी बनेगा, लेकिन बैम्बू सबसे पहला रहा है। 2014-15 से ये मुहिम चलाई गई इसी गवर्नमेंट के थ्रू, जो अभी करंट गवर्नमेंट चल रही है, कि बैम्बू को प्रमोट किया जाए। पहले क्या था, बैम्बू एज ए फॉरेस्ट्री ट्री देखा जाता था। तो उसकी जो कटिंग थी, उसकी जो कल्टीवेशन थी, वो एज ए जैसे जंगल का एक पेड़ होता है उसी प्रकार से होती थी। राइट। काटने के लिए लाइसेंस लगता था,
बिल्कुल। तो जब किसी चीज को यील्ड को काटने के लिए लाइसेंस लगेगा, तो पहली चीज तो जो है लोग जो है उसको कमर्शियली नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी अड़चने आती हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक छोटा सा बदलाव किया। जैसे हम सभी ने पढ़ा है कि बैम्बू, हमारे बचपन में जो छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता था कि बैम्बू इज नॉट अ ट्री, इट्स अ ग्रास। तो गवर्नमेंट ने बस यही चेंज कर दिया कि उसको ट्री से हटा के उसको ग्रास की कैटेगरी में ले आए। और ग्रास की कैटेगरी में आते ही इंडिया में किसी भी घास को काटने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी जो अड़चन थी लाइसेंसिंग की, वो दूर हुई। अब ये भी कहा जाता है क्योंकि वो जंगल का पेड़ था पहले से, तो हमने उसे धीरे धीरे कमर्शियल सेक्टर में लेके आना शुरू किया। तो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल बैम्बू मिशन स्टार्ट किया, उसी तरीके से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी उसको अडॉप्ट किया। अब जहां जहां जिन जिन स्टेट्स ने इसको अडॉप्शन किया है, वहां पे बैम्बू के लिए अलग से सब्सिडी प्रोविजंस हैं। जैसे अगर मैं बताना चाहूं आपको, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसने इसको अडॉप्ट किया स्टेट लेवल पे। 2022 से महाराष्ट्रन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है एग्रेसिवली। आज की डेट में अगर ये देखा जाए कि महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करती है बैम्बू के लिए या बैम्बू फार्मिंग के लिए, तो वहां पे 1 हेक्टेयर कोई भी आदमी, कोई भी किसान अगर 1 हेक्टेयर लैंड पे, मतलब कि 2.5 एकड़ लैंड पे बैम्बू फार्मिंग करता है, तो उसको डायरेक्ट सब्सिडी है 7,04,000 रुपए की। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि बैम्बू में जो पहली मेजर यील्ड आएगी वो कम से कम 5 साल बाद आती है। तो जो किसान अपनी फार्म पे बैम्बू के पेड़ लगा रहा है या बैम्बू फार्मिंग कर रहा है कमर्शियली, उसको कम से कम 5 साल के लिए तो वेट करना पड़ेगा अगर कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये सब्सिडी प्रोग्राम चलाती है सो दैट कि किसान का गुजर बसर बड़े ही आराम से हो जाए। तो जब इस तरह के सब्सिडी प्रोग्राम्स अलग अलग स्टेट्स में आ रहे हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट हो जाता है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये होता है कि ज्यादातर लोग कमर्शियल फार्मिंग करनी शुरू कर देते हैं बैम्बू की। उसके बाद जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जो इवन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज भी हैं, वो वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती हैं। तो महाराष्ट्र ही अब नंबर 1 स्टेट हो चुका है जहां पे एनर्जी सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, टिम्बर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इन सभी सेक्टर्स में जहां पे भी बैम्बू मेजरली एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, वो इंडस्ट्रीज अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसी साल सितंबर में एक मीट हुआ था वर्ल्ड बैम्बू डे के दिन महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर। वहां पे ये फाइनलाइज हुआ कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है जस्ट फॉर बैम्बू इंडस्ट्री इन अपकमिंग नेक्स्ट 5 years। 2030 तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट खाली बैम्बू सेक्टर में लगभग 5 लाख नई जॉब्स क्रिएट करने के बारे में अग्रसर सोच रही है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या एड्स मिल रही हैं, तो बैम्बू एक ऐसी फसल है जहां पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा सपोर्ट है नेशनल बैम्बू मिशन के थ्रू, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी भी रहती है और नई जॉब्स भी और नए बिजनेसेस भी सेटअप करने में उन स्टेट गवर्नमेंट्स को मदद मिलती है। ओके। तो बैम्बू फार्मिंग को इतना सपोर्ट मिल रहा है, बट यहाँ पर मेनली लोगों का एक रहता है MSP फिर लेकर क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की, कि बैम्बू फार्मिंग में MSP को क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा है? जी देखिए, MSP तो बात हुई मिनिमम सेलिंग प्राइस की। राइट। मैं तो कभी भी इस चीज के सपोर्ट में नहीं रहा कि मेरी चीज एक मिनिमम वैल्यू पे जाए। ओके। मैं हमेशा यही चाहूंगा और हर बिजनेसमैन यही चाहेगा कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ा रहे। तो अगर हम वाकई में ये देखना चाह रहे हैं कि कुछ प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आए, तो मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर देना चाहिए। ओके। दूसरी बात, MSP उन क्रॉप्स पे लगाई जाती है जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ऑलरेडी पैदा हो रही हैं
कहीं कहीं पे तो डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो रही है, तब जाके एमएसपी का सवाल उठता है। बैम्बू एक ऐसी फसल है, ऐसी क्रॉप है जिसकी अभी तक डिमांड ही डिमांड है, सप्लाई तो हो ही नहीं पा रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया, हम कह रहे हैं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू है, लेकिन इतना ज्यादा प्रोड्यूस करने के बाद भी अगर हम ये देखें कि वो कहाँ पैदा हो रहा है, तो वो सारा का सारा जंगल में हो रहा है, फॉरेस्ट्री लैंड पे है। तो जो फॉरेस्ट्री लैंड का बैम्बू है वो आप इंडस्ट्रियली उसको यूटिलाइजेशन ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जो भी आप इंडस्ट्री में बनाएंगे उस हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वैरायटीज डिफाइंड है। अगर एनर्जी सेक्टर की हम बात करें तो एनर्जी में भी मिथेनॉल एक सेक्टर आ जाता है जो कि बायोडीजल है, इथेनॉल एक सेक्टर है, इथेनॉल तो ऑलरेडी हम मिक्सिंग करना शुरू कर चुके हैं, राइट। उसके बाद बायोचार है, एक्टिव चारकोल है, पैलेट्स है, ब्रिकेट्स हैं। ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसके अंदर बैम्बू एज ए रॉ मटेरियल काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इन सारे की सारे सेक्टर्स में एक ही किस्म का बैम्बू जाएगा या किसी भी किस्म का बैम्बू चला जाएगा, राइट। तो यही एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इंडिया में अभी तक 2017 से पहले कमर्शियली बैम्बू उगाया ही नहीं जा रहा था, तो इंडस्ट्रीज भी नहीं आई। तो यही कारण है कि इंडिया में अभी तक जब कमर्शियली कोई चीज ग्रो हुई ही नहीं है, उसके लिए एमएसपी की डिमांड ही कहां से आएगी। पहले तो हम डिमांड को अपना पूरा ही कर लें, तभी तो वो शक होगा कि कम से कम कि अब इसे बेचने की टेंशन भी है। जब हम डिमांड सप्लाई जितनी हम कर रहे हैं वो डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर रही है, तो एमएसपी का कोई सवाल ही नहीं आता अभी। ओके, दैट मीन्स कि आज की डेट में इंडिया को जितने बैम्बू की नीड है हम उससे बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। दैट्स वाई जो भी बंदा यदि करता है तो कमर्शियली हाँ, तो कमर्शियली उसको सेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी जी। जैसे पावर कंपनीज को मैंडेटरी किया गया था बायोमास यूज करने के लिए, तो जैसे एनटीपीसी का भी ये केस आता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज के समय में जिस तरीके से जो हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हमें एनर्जी भी चाहिए, राइट। तो एनर्जी सबसे ज्यादा इंडिया में अगर किसी भी मटेरियल से या किसी भी बायोफ्यूल से बन रही है तो वो है कोल, राइट। एनटीपीसी ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर्स भी आ रहे हैं, राइट। लेकिन अगर एनटीपीसी का ही एग्जांपल लें तो अभी भी अराउंड 70 to 80% कोल बर्निंग से ही पावर जनरेशन हो रही है। एग्री। अब हमें इस चीज को कम तो करना पड़ेगा, भले ही हम वो कोल उड़ीसा में जला रहे हों, असम में जला रहे हों, झारखंड में, लेकिन कहीं पे भी जला रहे हैं, राइट, उसका ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट तो आना ही आना है। राइट। और ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया ही बढ़ा रहा है, बिल्कुल, बाकी कंट्रीज भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें कम से कम अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए, या फिर एक प्लान तो तैयार करना चाहिए ना कि हम क्या करें, क्या स्टेप्स लें। तो गवर्नमेंट ने उसी प्लान के अकॉर्डिंग एनटीपीसी को ये एडवाइस किया है कि पिछले 2021 से 2021 से एनटीपीसी क्या कर रही है, मिक्सिंग करना शुरू कर रही है, कोल को घटाने की तरफ एक मुहिम चलाई है। अब स्टार्टिंग में बोला कि आप 3% जो है कोल को रिप्लेस करेंगे, किस चीज से करेंगे, पैलेट से करेंगे। पैलेट क्या होता है, एक इंडस्ट्रियल फ्यूल है। जहां तक बॉयलर्स हैं, फर्नेसेस हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कोई एक फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा, राइट। अब या तो आप फॉसल फ्यूल बर्न करें या फिर आप जो बायोमास फ्यूल है उसको बर्न करें। ज्यादा अच्छा तो यही है कि आप बायोमास ही करेंगे, क्योंकि फॉसल को अगर आप पहले डिगिंग करके निकाल भी रहे हैं तो वो ऑलरेडी कार्बन पॉजिटिव फुटप्रिंट्स देगा, राइट। लेकिन बायोमास का क्योंकि एक वेस्टेज भी है, ऊपर से उसने कार्बन की सिक्वेंसिंग ऑलरेडी वो करके आया है, डिगिंग आपने की नहीं है, तो वो पहले से ही उसके फुटप्रिंट कार्बन नेगेटिव है। तो धीरे धीरे अगर हम इस मटेरियल को मिक्स करेंगे अपने फॉसल फ्यूल जहां पे हम बर्निंग हो रही है, तो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे। तो कुछ साल तक 3% पे रखा, फिर 2% और बढ़ाया, और गवर्नमेंट का कहना यह है कि अब हम धीरे धीरे करके हर साल इस परसेंटेज को बढ़ाते जाएंगे। 2070 तक का टाइमलाइन है, इंडिया को ओवरऑल कार्बन नेगेटिव बनना है। कार्बन नेगेटिव,
तो उस चीज को, उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक प्लान तो ऐसा होना चाहिए। राइट। तो राइट अवे जो पैलेट बर्निंग हो रही है एनटीपीसी में सबसे ज्यादा हो रही है, जबकि अभी उसकी डिमांड हम 3 से 5% ही कर पा रहे हैं। ओके। इवन गवर्नमेंट का कहना यह था कि इस साल 2025 में 7% से लेके 10% के बीच में रिप्लेस हो जाना चाहिए था कोल, लेकिन अभी हमारे पास जो पैलेट बनाने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो उतनी हो ही नहीं पाई है। तो हम अराउंड 1.5 से 3% ही पैलेट्स एनटीपीसी को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ओके। जो पैलेट है हम्म। वो प्राइवेट इंडस्ट्री को भी यूज में आता है। ओके। अब प्राइवेट के पास तो ये फ्रीडम भी नहीं है कि वो कोल जलाएं। राइट। तो उनके लिए जरूरी है कि जो पैलेट की ज्यादा जीसीबी लिबरेट करेगा उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। ओके। ये जीसीबी जो आपने बोला इसको थोड़ा सा बता दीजिए सो ऑडियंस को क्लियर हो जाए। जीसीबी का मतलब होता है ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। जीसीबी का मतलब ये होता है कि 1 किलो मटेरियल को जलने में वो कितने हजार कैलोरी लिबरेट करेगा मटेरियल, उसको जीसीबी बोलते हैं। सिंपल भाषा में मतलब ये है कि किसी चीज को जलाने में अगर वो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी जीसीबी हाई है। अब जितने भी बायो वेस्ट मटेरियल्स हैं, बायोमास है हमारे पास, जो एग्रीकल्चर होता है हमारे पास, उससे हम अपना यील्ड ले लेते हैं, जो बचा हुआ है, जैसे पराली एक बायो वेस्ट है, मस्टर्ड के साथ भी एक बायो वेस्ट निकल जाता है, ग्राउंडनट शेल के साथ है, धनिया है, जितनी भी क्रॉप्स इंडिया में होती हैं उन सब में कुछ ना कुछ बायो वेस्ट बचता है। तो उन्हीं बायो वेस्ट को यूटिलाइज करके पैलेट्स बनाए जाते हैं। बैम्बू भी उनमें से एक है। अब बैम्बू का जो पैलेट होता है वो सबसे ज्यादा महंगा पैलेट्स बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि उसकी जीसीबी वैल्यू हाई है। बैम्बू की कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कोल से भी ज्यादा जीसीबी दे देती हैं। तो जो प्राइवेट इंडस्ट्री है या प्राइवेट एनर्जी सेक्टर्स हैं वो उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो कई सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती हैं, जैसे कि बैम्बू के अंदर पहली बात तो जीसीबी हाई हो गई, दूसरी चीज जो ऐश कंटेंट है वो भी 1.5 से 3% के बीच में ही आता है। कोल का ऐश कंटेंट 30% होता है। 30%। अगर 100 गाड़ी कोल की आ रही हैं कहीं बर्निंग के लिए तो 30 गाड़ियां भर के ऐश भी जाएंगी, और ऐश को हैंडल करना आसान नहीं होता, और स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल्स ऐसे होते हैं कि आप ऐश को डंप भी नहीं कर सकते हो। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मॉइस्चर कंटेंट भी कम होता है। तो जितने भी पैरामीटर्स पैलेट बेचने के लिए और बनाने के लिए जो कंसिडर होते हैं उसमें बैम्बू नंबर 1 पे आता है। तो अगर बैम्बू का कल्टीवेशन ज्यादा होगा तो आपको पता है ना कि डिमांड तो पैलेट की भी बहुत ज्यादा है। तो जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के रॉ मटेरियल का ज्यादा से ज्यादा उगना और इस रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्ट्स बनाए जाना, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी बनती है और काम भी ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ओके। जैसे आपने यहाँ पे बात करी कि बायोमास यूज करते हैं तो फॉसिल फ्यूल का यूज कम होगा, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, हमारा जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आज के डेट में लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, विदाउट मास्क हम इवन ट्रेवल नहीं कर सकते। तो जैसे आपने बोला कि पोल्यूशन के हम थोड़ा सा टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में बोला जाती है स्मोकिंग आप नहीं भी कर रहे हो तो पर डे आप 10 से 20 सिगरेट, इवन उससे ज़्यादा सिगरेट आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो बैम्बू फार्मिंग और क्लाइमेट को लेकर हम क्या बोल सकते हैं कि बैम्बू फार्मिंग यदि हम लगाएं, क्योंकि आज की डेट में जैसे मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला आज की डेट में इंडिया में इतने ज़्यादा लैंड्स हैं जो बैरल पड़े हुए हैं, तो उन लैंड्स का यूज़ करके बैम्बू फार्मिंग करके क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, एयर पोल्यूशन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में बिना मास्क के आप बाहर भी नहीं निकल सकते, इसलिए इवन समटाइम्स 7 से 8 बजे मैं ऑफिस से निकलता हूँ एंड उस टाइम पे मैं मॉल के अंदर की बात बता रहा हूँ, मॉल के अंदर स्मोक्स होते हैं। तो विदाउट इवन N95 मास्क यूज करने के बाद आपको जलन होती है, सही से आप सांस नहीं ले पाते। तो बैम्बू फार्मिंग कैसे क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन को अफेक्ट कर सकता है एंड हमें और एक बेटर लाइफ दे सकता है। बिकॉज यदि टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज की बात की जाए तो इंडिया का हम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो है। तो कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बैम्बू फार्मिंग कैसे डाल सकता है इम्पैक्ट, यदि आपके पास कुछ डाटाज है तो आप बता सकते हैं तो बताइए। बिल्कुल। देखिए, बैम्बू जो प्लांट है वो नॉर्मली जितना भी कोई और मैच्योर्ड ट्री होगा उसके कंपैरिजन में
बैम्बू 35% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है Okay. और 30% ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट करता है। Right. तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि बैम्बू की जितनी ज्यादा फार्मिंग होएगी उतना ज्यादा पोल्यूशन को वो कंट्रोल करेगा। Okay. अब आपने बोला कि बैरन लैंड, चलिए दिल्ली एनसीआर का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास कुछ डेटा है। दिल्ली एनसीआर में लगभग 1,40,000 हेक्टेयर बैरन लैंड है। Okay. मतलब कि उस लैंड पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा। Right. हम अभी कमर्शियल लैंड की बात ही नहीं कर रहे, ये सिर्फ उसको बैम्बू छोड़ की बात देते हो हैं रही है। कि फार्मिंग कोई करना चाहे अच्छी बात है, नहीं करना चाहे कुछ और फार्मिंग करना चाहे तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम खाली बैरन लैंड को ही ले लें, अब बैम्बू के साथ क्या अच्छी बात है कि वो जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई बढ़िया कल्टीवेटेड लैंड ही मिल जाए उसको तभी वो होगा, नहीं, वो हार्श से हार्श कंडीशंस में भी हो जाता है और डिपेंड करता है वैरायटी। राइट। हर वैरायटी हर जगह नहीं होती, तो ये नॉलेज ऑलरेडी हम लोगों के पास अवेलेबल है कि बैरन लैंड में किस तरीके की वैरायटीज को हमें प्रमोट करना चाहिए। राइट। और साथ ही साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी यूजेज भी देखना जाना चाहिए कि उन वैरायटीज को आगे चल के हम उसको इंडस्ट्री में यूज भी कर लें। तो अगर इस 1,40,000 हेक्टेयर बैरन लैंड का अगर हम कैलकुलेशन करें कि अगर गवर्नमेंट इन्हीं को इसी लैंड पे फोकस कर जाए तो पहली बात तो उस बैरन लैंड को हम फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बैम्बू क्या है एकदम ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। माना कि थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा कल्टीवेटेड लैंड के मुकाबले, लेकिन एक दिन तो हो जाएगा। चाइना ऑलरेडी ये कर चुका है। पर हेक्टेयर जो कार्बन एब्जॉर्प्शन है मिनिमम ऑन बैरन लैंड, इट विल बी अराउंड 12 to 17 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एवरी हेक्टेयर लैंड। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 5 साल के अंदर ये टोटल लैंड कितना कार्बन कंजम्पशन एब्जॉर्प्शन कर सकता है, वो होगा 12 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एब्जॉर्ब बाय जस्ट बाय बैम्बू, नॉट बाय एनी अदर ट्री। जो दूसरी फार्मिंग हो रही है, जो एग्जिस्टिंग फार्मिंग हो रही है, उसके थ्रू भी एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, लेकिन खाली बैम्बू से 12 मिलियन टन 5 साल के अंदर। पर ईयर भी देखोगे तो एवरेज निकलता है 2.4 मिलियन टन। राइट। अब अगर मैं इसको लेमन टर्म में कन्वर्ट करके देता हूं आपको कि एक एवरेज कार कितना CO2 एमिशन करती है, वो है 4.6 टन पर ईयर। तो अगर हम रफली एस्टिमेट लगाएं कि टोटल हमने कितना कम किया, तो अराउंड 5.25 लाख गाड़ियों का जो कार्बन एमिशन है वो खाली बैम्बू एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड वो भी उसी बैरल लैंड का यूज करके। और टोटल दिल्ली एनसीआर में लगभग 21 लाख गाड़ियां हैं अभी। राइट। तो 5.25 लाख मतलब सीधा 25% गाड़ियों का जो एमिशन है, अगर हम उसको एक क्रॉप लगा के बैरन लैंड पे कंट्रोल कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राइट। दूसरा चीज जो इसमें इंप्रूव होता है, एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये लैंड को फर्टाइल भी कर देगा। साथ ही साथ में देखिए अमर, अभी नेक्स्ट इशू जो अभी तो हम खाली हवा के बारे में बोल रहे हैं, हवा खराब है फिर भी हम उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करके सरवाइव कर ही रहे हैं, कुछ साल तो चली जाएंगे। राइट। दूसरा इशू जो मेजर इशू है जिसपे हम अभी तक बात ही नहीं कर रहे हैं, वो है पानी, वाटर प्रॉब्लम। वाटर प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अपकमिंग 20 इयर्स के अंदर मेजर वॉर्स जो होंगी इसके ऊपर शुरू हो जाएंगी। इस पे इवन हमने रिसर्च भी करी थी कुछ चीजें, बिकॉज आई एम गेटिंग अ डॉक्यूमेंट वीडियोस। तो आखिर में ऑलरेडी वाटर को लेकर युद्ध चल रहे हैं। इवन अभी इंडिया की बात करें, बेंगलोर में वाटर क्राइसिस हमेशा आता रहता है। इवन इंडिया की 2 सिटीज पानी को लेकर लड़ती रहती है। तो वाटर रिचार्ज के रिलेटेड डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन भी था ये कि हाउ बैम्बू कैन हेल्प अस टू इम्प्रूव वाटर रिचार्ज, बिकॉज पानी की कमी हर जगह हो रही है, इंडिया के अंदर भी होना स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो हाउ बैम्बू कैन हेल्प? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि अभी हमारे जो ग्लेशियर्स हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वो ज्यादा जल्दी मेल्ट होते जा रहे हैं। अब अगर हम नॉर्थ रीजन की बात करें इंडिया की, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान भी आएगा, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल,
ये पूरी की पूरी बेल्ट हमारी जो हिमालयन रेंजेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है यहाँ पे, राइट और हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी यहीं पे है। अगर इंडिया का आप देखोगे राइट मेजोरिटी पॉपुलेशन इन्हीं स्टेट्स में है। तो आप ये अज्यूम कीजिए कि अगले 20 साल बाद जब ये ग्लेशियर्स रहेंगे ही नहीं, नदियां में पानी रहेगा ही नहीं, तो ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम आने वाली है। और ये तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है बहुत वो नीचे तो नीचे ही जाए जा रहा है, नीचे ही जाया जा रहा है। राइट तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जब ग्लेशियर, या तो हम पूरा रिवर्स कर दें जो क्लाइमेट चेंज है उसको, वो भी इतनी जल्दी से हो नहीं पाएगा, 20 साल के अंदर हम शायद नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल अब बैम्बू इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए क्या होता है, अभी ये कहा जाता है कि क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है, कंक्रीट ज्यादा होता जा रहा है, इस वजह से जो हमारी वाटर टेबल्स हैं नीचे अंडरग्राउंड वाटर की, वो रिचार्ज नहीं हो पा रही है। ओके लेकिन आप ये देखो कि हार्डली कितना परसेंट लैंड अभी कंक्रीट हो गया होगा इंडिया में? 5%, 7%, मैक्सिमम 10% हुआ होगा, राइट? राइट 90% तो अभी भी एग्रीकल्चर लैंड ही है, मिट्टी ही तो है। तो 90% तो वो रिचार्ज होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है? उसका रीजन है ओके जिस तरह की प्रैक्टिसेस हम अभी एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूजेज है हमारे यहाँ पे, वो क्या कर देता है, किसान हो या कोई भी आदमी जो अभी एग्रीकल्चर में है, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग 9-10 इंच तक ऊपर की जो मिट्टी है उसको प्लॉ करते हैं, उसके अंदर एयर इनटेक को बढ़ाते हैं। वो यही करता है प्लॉइंग करने से। जब जो भी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट कोई भी प्लांट या क्रॉप एब्जॉर्ब करेगा, उसके लिए होना ये चाहिए कि नीचे सॉइल स्ट्रक्चर जो है आपका, वो 50% सॉइल होना चाहिए, 50% एयर होना चाहिए। तब जाके वो एनवायरनमेंट बनता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नीचे से खिंच के क्रॉप के अंदर ऊपर आएंगे और यील्ड अच्छी आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसकी जगह जो ऊपर ऊपर की लेयर है उसको तो वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं, और उसके अंदर एडिशनली केमिकल यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम वो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से मील निकालते जा रहे हैं। ओके प्रॉब्लम क्या पैदा हो रही है? प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि जो ये केमिकल्स हम बार बार डाल रहे हैं, ये पानी के साथ नीचे सेटल होते रहते हैं। तो जो नीचे की मिट्टी है, जब आप 1 फुट नीचे जाके देखेंगे किसी भी एग्रीकल्चर लैंड में, वो मिट्टी में क्रिस्टल्स बन गए हैं। सॉइल के मॉलिक्यूल के ऊपर केमिकल से मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो गए हैं, और वो आप देखोगे वो कलर भी येलो में कन्वर्ट हो रहा है। ऊपर की मिट्टी का कलर अलग होता है, नीचे की मिट्टी का अलग है। ओके अब इससे हो क्या गया है, जो स्पेसिंग बननी चाहिए थी मिट्टी के अंदर, वो स्पेसिंग अब नहीं है। तो अगर आप ये नोटिस करें, कभी किसी भी फार्म में अगर तेज बारिश आ जाए, 2 घंटा 3 घंटा बहुत तेज बारिश आई, तो आप ये नोटिस करेंगे कि उस फार्म के अंदर आप कम से कम 4 से 5 दिन पैदल नहीं चल पाएंगे। क्यों? उसके अंदर एक दलदल मिट्टी जैसा, कीचड़ जैसा एक वो हो जाता है। क्यों होता है वो? क्योंकि जो पानी ऊपर से आया बादल से नीचे बारिश के रूप में, वो पानी नीचे अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे उसको जगह ही नहीं मिल रही जाने के लिए। क्रिस्टल्स बन गए हैं जो। उसकी जगह वो क्या हो रहा है, वापस धूप निकली वो इवेपोरेट हो जाता है। यही प्रॉब्लम है, वाटर टेबल जो खाली होती जा रही है, क्योंकि हम वाटर को रिचार्ज ही नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो देखा जाए तो कंक्रीट ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने अपनी एग्रीकल्चर सॉइल के नीचे फर्टिलाइजर्स डाल के एक कंक्रीट बना दिया है, जो कंक्रीट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमें क्या करना है, इस तरह की क्रॉप्स को ज्यादा लगाना चाहिए जहां पे वो जो एनवायरनमेंट है, जो नीचे की सॉइल है, उसमें वापस से जो है वो स्पेसिंग क्रिएट हो और पानी नीचे जाए। बैम्बू फार्म में मात्र 3 साल पुराना बैम्बू फार्म भी अगर होगा, तो आप देखेंगे अगर कितनी भी तेज बारिश आ रही है, वहां से पानी हार्डली आधे घंटे में गायब हो जाता है। तो क्या हो रहा है, वो पानी सारा का सारा नीचे जाता है और वाटर टेबल में जाके स्टोर होता है। और बैम्बू की जो रूट्स हैं वो नीचे डेप्थ तक रहती हैं। बैम्बू को इसीलिए कहते हैं कि बैम्बू को इंसान काफी पानी नहीं दे सकता, वो अपना पानी खुद ही लेके आता है। तो नीचे क्या करता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके रिजर्व रखता है अपने लिए पानी। तो मतलब कि इसका यही मतलब है कि जो ऊपर की वाटर टेबल्स हैं उसमें पानी जो है स्टोर होना शुरू हो जाता है बैम्बू फार्म में। तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली, हम चाह के भी नहीं, वो हम अनइंटेंशनली हो रहा है, लेकिन वो हो ये रहा है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज करता है जहां जहां पे बैम्बू फार्मिंग होती है। अगर बड़े लैंड एरिया में बैम्बू की फार्मिंग होगी तो रेन वाटर को आप पूरा का पूरा नीचे लेके जा सकते हो, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको वापस ऊपर उठा सकते हो, जो खाली हो चुका था पिछले कई सालों से। पानी का अगर हम मात्रा डेटा की बात करें अब पानी के लिए,
अगर मैं कहूं कि वापस से जो पूरा दिल्ली एनसीआर के अंदर जो अगर हम बैरन लैंड पे फिर से जिस तरीके से हमने बात की थी पोल्यूशन के लिए, ठीक है, अब पानी के लिए कितना बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा उसी लैंड पे। साथ ही साथ में जो टोटल लैंड थी, हर आदमी आज की डेट में पर डे जो है 0.1 मीटर क्यूब पर डे वाटर का इस्तेमाल करता है। टोटल देखा जाए तो हर आदमी 36.5 मीटर क्यूब वाटर पर ईयर यूटिलाइजेशन है। अगर हम पूरा बैरन लैंड को कवर कर देते हैं बैम्बू से, तो इम्पैक्ट आएगा अराउंड 354 मिलियन मीटर क्यूब वाटर पर ईयर कैन बी फीड। ये इतना बड़ा, इतना ज्यादा पानी हो जाएगा कि लगभग 9.7 मिलियन लोगों को जो वाटर नीड है दिल्ली एनसीआर में वो फुलफिल हो सकती है। तो ना केवल खाली कार्बन या एमिशन का जो इशू है वो रिजॉल्व करता है, वाटर का भी जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो आने वाला है, ये उसको भी रिजॉल्व कर रहा है, एक कुछ ना कुछ परसेंटेज में रिजॉल्व करेगा। तो बैम्बू इकोनॉमिकली तो बहुत ही अच्छी क्रॉप है, होना भी चाहिए, तभी लोग जो है उसको लगाएंगे। लेकिन वो एनवायरमेंटल पर्पस से भी जो काम अभी कर दे रहा है, वो हमें आगे चल के उसकी बहुत ज्यादा नीड होने वाली है। राइट। तो अभी एक और टॉपिक है जो आज के यंग जनरेशन भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, एंड दैट इज कार्बन क्रेडिट। कि आप आगे कोई भी फ्यूचर में फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आप पोल्यूशन कर रहे हो, तो आपको कार्बन क्रेडिट परचेज करना होगा, या आपको उसके बदले फार्मिंग या एग्रीकल्चर करना होगा, सो कार्बन क्रेडिट आप जनरेट कर पाओ। तो आप थोड़ा सा कार्बन क्रेडिट को बताओ कि कार्बन क्रेडिट क्या है, कोई कैसे, यदि किसी फार्म है किसी का, उसके पास कार्बन क्रेडिट हो रहा है, बट वो कैसे उससे मॉनेटरी इनकम जनरेट कर सकता है, थोड़ा सा वो बेसिक लेवल पे बताओ। सो सारे जो बेसिक लेवल के बंदे, जैसे मैं कार्बन क्रेडिट के बारे में थोड़ी बहुत जानता हूँ बट उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप इस फील्ड में 7-8 साल से हो, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि कार्बन क्रेडिट क्या है एंड इसका मॉनेटरी क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देखिए, कार्बन क्रेडिट एक तरीके से एक शेयर है। ओके। उसमें आपको किसी को कुछ फिजिकली नहीं देना है, लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़े लेवल पे प्लांटेशन कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिलता है, आज की डेट में भी मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ये बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये बस बातों बातों में सुनाई देता है, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है, ऑलरेडी है। लेकिन जो वो कहते हैं वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कोई प्रोजेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राइट। तो है। अब कार्बन क्रेडिट इंडिया में 2 बड़ी कंपनीज हैं जो इसको लीड कर रही हैं अभी। एक वेरा है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। दोनों कंपनीज यूएस बेस्ड है। उनकी सबऑर्डिनेट एजेंसीज हैं इंडिया में। इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन होता है और एक वैलिडेशन प्रोसेस होता है। राइट नाउ कार्बन क्रेडिट के प्रोजेक्ट्स इंडिया में इसलिए ज्यादा नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये दोनों कंपनीज की जो फी है, रजिस्ट्रेशन और वैलिडेशन फी, वो काफी ज्यादा है। लगभग 40 लाख से लेके 75 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग आती है जी। तो अगर इससे प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो वो निकल के कैसे आएगी? वो तब आएगी जब हमारा प्रोजेक्ट का साइज ही बड़ा हो जाए। राइट। थाउजेंड्स ऑफ एकड़ लैंड का प्रोजेक्ट बने, तब जाके इसमें प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है कि आपने 40 लाख रुपया लगाया, 2 सवा 2 या 2.5 करोड़ रुपया कमाया किसी प्रोजेक्ट से, वो तभी पॉसिबल है कि जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट करोगे। तो क्या हो रहा है कि इंडिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ही बहुत कम। राइट। या तो इस तरह की एजेंसीज या इस तरह के स्टार्टअप्स आने चाहिए जो इस गैप को पूरा करें। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये गैप है इंडिया में। राइट। दूसरी प्रॉब्लम अभी इंडिया में ये है कि कार्बन क्रेडिट की जो मार्केट है वो वॉलंटरी है। उसको रेगुलाइज करने की जरूरत है, जो कि हमारी भारत सरकार अभी उस पर काम कर रही है। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कुछ लॉज तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है लेकिन उसको नाम ये नहीं दिया गया है। अगर आप देखेंगे कि जो भी एनएससी बीएससी की जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको कुछ एक्टिविटीज करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है।
अगर आप उन एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे जो कि अभी एक CSR के अंदर ही आती हैं, वो सारी की सारी ये इशारा कर रही हैं कि इंडिया जो है अब कार्बन क्रेडिट को या कार्बन एमिशन की जो न्यूट्रलिटी को सीरियसली लेने वाला है। लॉ बन रहे हैं, कोई ना कोई लॉ आ जाएगा 2026 में। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया भी अपना एक लॉ लेके आएगा, जिस तरीके से US में है, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी है, तो ऐसे इंडिया के भी अपने लॉ होंगे। होपफुली उन लॉज के अंदर इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा कि जो छोटे फार्मर्स हैं, 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ की भी जो फार्मिंग कर रहे हैं, उनको भी उसका लाभ मिले, बेनिफिट मिले। तब जाके इंडिया में ये जो टॉपिक है ये लोगों को इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएगा। तब लोगों को लगेगा कि हाँ ये सच में एक चीज है। लेकिन अभी भी अगर आप देखो, कार्बन क्रेडिट होता क्या है? 1 हेक्टेयर लैंड जितना कार्बन को 1 साल में एब्जॉर्ब कर रही है, कार्बन एमिशन को कितना टन करती है। जैसे हमने बोला था अभी कि अगर हम बैरन लैंड पे भी बैम्बू का प्लांटेशन करते हैं तो 12 से 17 टन CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यही बताता है कि 1 हेक्टेयर में लगभग अगर 17 टन एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब है 1 हेक्टेयर के लिए 17 कार्बन क्रेडिट्स जनरेट हो जाएंगे। ये रहा फर्स्ट लेवल ऑफ कार्बन क्रेडिट अलॉटमेंट। दूसरे और भी, अब इसमें अलग अलग फैक्टर्स भी बनते हैं। मैं कोई कार्बन क्रेडिट का SME नहीं हूँ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना मैंने पढ़ा है, और मैंने को भी ये 2024 से ही सुनने में आया है। कुछ मेरे अभी क्लाइंट्स थे जिन्होंने मुझसे इस बारे में बात करनी शुरू की, और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि इस टॉपिक का क्रेज ही बढ़ता जा रहा है। कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनके साथ मैं लिंक में हूँ, इंडिया से बाहर भी हैं, US के हैं, उनसे मेरी एक बारी बात हुई इस बारे में। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, ये तो बात मुझे समझ आती है कि इतना कार्बन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब ये तो हो ही रहा है, ये तो सदियों से चला आ रहा है कि पेड़ हैं, जंगल हैं, ये हो रहा है, लेकिन कोई इससे कमा कैसे रहा है? अभी तक तो हमने सुना नहीं है कि किसी ने भी इससे कमाया। तो उनका कहना यह है कि कार्बन क्रेडिट जो है ये अगला बिटकॉइन जैसी टेक्नोलॉजी है। अभी कॉर्पोरेट्स को बोल दिया गया है, देखिए आप कि कोई अपनी कंपनी है, उसमें कुछ 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आप उन्हें ऑफिस बुला रहे हो, मीटिंग्स के लिए इधर उधर भेज रहे हो। इवन IT कंपनीज भी हैं। देखा जाए तो IT कंपनीज में तो कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं किया, लेकिन अगर आप किसी मीटिंग के लिए 100 लोगों को एक जगह ट्रैवल करा रहे हो, सोचिए वो प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कार्बन तो एमिट हो रहा है ना उसके लिए। जरूरी नहीं है कि कोई फैक्ट्री लगानी जरूरी है, इंसान भी होगा तो वो भी कहीं इधर उधर ट्रैवल करेगा तो कार्बन जो है फुटप्रिंट बढ़ाएगा ही वो। तो उस सबको कंट्रोल करने के लिए कि ठीक है आपसे हो रहा है, कोई बात नहीं, बिजनेस तो तभी चलेगा जब ये सब होगा, लेकिन आपको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आदमी कम कर रहा है कार्बन फुटप्रिंट को, उसको आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चल रहा है। अभी क्या है, US में और यूरोपियन यूनियन के अंदर इसको रेगुलाइज कर दिया गया है। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप, बिकॉज जब कार्बन का इम्पैक्ट जो है वो किसी एक कंट्री पे नहीं रहता, वो बॉर्डर के पार भी जाता है, वो कहीं भी जाता है। तो इसलिए कार्बन क्रेडिट्स भी किसी एक कंट्री के नहीं रहते। अगर आज की डेट में अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर अगर सबसे ज्यादा नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो वे कहाँ से लग रहे हैं? उसको जो फंडिंग होती है वो अरब कंट्रीज से जाती है, US से जाती है, यूरोपियन कंट्रीज से जाती है। तो ये फंडिंग पहुंचाने का एक तरीका ही है कि कार्बन क्रेडिट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, हर कंट्री इसको जो है अडॉप्ट करे, और इससे बिजनेस में जो ईज है बिजनेस को करने के लिए, और साथ ही साथ में एनवायरनमेंट को बचाने की अवेयरनेस, दोनों ही चीजों को एक साथ लेके एक तरीका का सॉल्यूशन है। इंडिया इस पे काम कर रहा है। वॉलंटरी मार्केट भी बहुत बड़ी है इंडिया की, बहुत ही ज्यादा बड़ी। सोचिए कि जिस दिन उसे रेगुलाइज कर दिया जाएगा तो इंडिया में इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026-2027 में आने वाला है, ये एक अलग मार्केट बनेगी।
राइट। और इस मार्केट का बताते हैं कि जो पीरियड रहेगा वो अराउंड 2080 तक चलेगा। ओके। तो ये एक लॉन्ग टर्म मार्केट है। जैसे शेयर मार्केट है, ऐसे कार्बन की भी एक अलग से कार्बन मार्केट क्रेडिट बनेगी, मार्केट। जो कि कॉरपोरेट और साथ ही साथ फार्मर्स दोनों मिलके ड्राइव करेंगे। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। राइट। तो बेसिकली ये तो है ही। अब ये कार्बन क्रेडिट को लेकर ना बंतारा को हमेशा कनेक्ट किया जाता है आज की डेट में। यदि जैसे कुछ टाइम पहले मुंबई में एक हाथी को बंतारा ने अडॉप्ट करने का सोचा था, बट फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, वापस आ गया। तो उस टाइम पे भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था कि वो कार्बन क्रेडिट आने वाले टाइम पे जैसे आपने बोला बिटकॉइन की तरह होने वाला है। तो वहाँ पे वो बात निकलती है कि जो जियो है, रिलायंस है, जो बंतारा है, वो फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा है। तो बंतारा जो है उसको आप कैसे देख रहे हो? कार्बन क्रेडिट में इवन कहा जा रहा है वहाँ पर प्योर वाटर के भी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी बड़ा लैंड है वहाँ पर, एनिमल्स भी हैं, और वहाँ पर फार्मिंग भी बहुत अच्छे लेवल पे कर रखी है। जो भी चीज़ें होनी चाहिए कार्बन क्रेडिट को लेकर सारी चीज़ें हैं। तो जो मार्केट में बात उठ रही है कि कार्बन क्रेडिट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उनका एनर्जी सेक्टर में भी काम है, कॉर्पोरेट में इतना बड़ा काम है, उतना पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो खाली एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए नहीं है। ओके। तो जो आपने अभी एग्जाम्पल कोट किया जामनगर का जो बंतारा है, बंतारा, वो लोग जितने भी फैक्टर्स कार्बन क्रेडिट के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं वो सबको कैटर कर रहे हैं। राइट। जैसे कि आपने हवा से कार्बन सिक्वेंसिंग की, वो तो एक फैक्टर हुआ। आपने अपनी सॉइल को कितना इंप्रूव किया, राइट। ये दूसरा फैक्टर हुआ। क्या आप सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हो? सिंपल सा कहने का मतलब है जो CN रेशो होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशो, क्या हम उसको बढ़ा दे रहे हैं? तो अगर जंगल बनेगा तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा अपने आप। Right. तो वो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ में क्या आप जो बायोडाइवर्सिटी है क्या उसको प्रमोट कर रहे हो? छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, बर्ड्स हैं, क्या वो बायोडाइवर्सिटी वापस आ रही है आपके इस एक्ट को करने से? अगर आ रही है तो वो प्लस पॉइंट एक और आ जाता है। राइट। साथ ही साथ में आप ऐसे जानवरों को उस एनवायरनमेंट में रख पा रहे हो ठीक से जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। राइट। आप रिवर्स कर रहे हो उस प्रोसेस को, वो भी एक फैक्टर है। क्या आपका वो जंगल लगाने से या वो प्लांटेशन करने से क्या पानी का जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है क्या वो इम्प्रूव हो रही है? वो भी एक फैक्टर है। अगर आप इन सारे फैक्टर्स को जोड़ोगे तो जो कार्बन क्रेडिट की जो इवैल्यूएशन होती है वो काफी बढ़ जाती है। देखिए, खाली हवा को कंसीडर करोगे तो आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में रेट है अराउंड $5 पर कार्बन क्रेडिट। लेकिन अगर आप सारे फैक्टर्स को जोड़ देते हो तो वो $5 से बढ़ के $180 to $210 की इवैल्यूएशन देता है। ऑलमोस्ट काफी बड़ा जंप है। तो मैंने जैसे पहले बोला, आप नेचर को क्या गिव बैक कर रहे हो बिजनेस के साथ साथ में, ये उस तरफ एक अच्छा कदम है। कोई कर रहा है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। राइट। हाँ, उनको दूसरे लोग भी जो कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट देना चाहिए अपना, और खुद से भी करना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी हो रही है, हम कितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को बाहर निकाल रहे हैं, उसका यूजेज कितना ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, उन सब चीज़ों में उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। और ये सारी बातें हम कर रहे हैं खाली प्लांटेशन के प्रोस्पेक्टिव से। राइट। कार्बन क्रेडिट दूसरे एरियाज में भी लगता है कि हमने कहा कि हमने कार्बन कम कैसे करा, जो एग्जिस्टिंग कार्बन है। लेकिन आप ये देखिए कि ये भी तो फैक्टर हो सकता है कि कुछ ऐसा करके उन चीज़ों को काम करा जाए कि ऑलरेडी उसको करने से कार्बन ऐड ही ना हो। जैसे कि सोलर एनर्जी, राइट, विंड एनर्जी हमारे पास जो है, राइट, या फिर पैलेट्स बर्न करना कोल की जगह, आपने कार्बन को माइनस कर दिया ऑलरेडी। राइट। तो ये जो स्टेप्स हैं ये भी जो है आपके कार्बन क्रेडिट्स को जो स्ट्रेंथन करने में एक हेल्प करते हैं।
इंडिया किस तरीके से इसको देखने वाला है, ये 2026-2027 तक एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि हम आगे आने वाले 40-50 साल में इस सेक्टर में क्या भूमिका इंडिया की रहने वाली है। बिल्कुल, इवन फॉसिल फ्यूल वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं खुद झारखंड गया हूँ, यहाँ तो बैठ के लोग बोलते हैं कोयला से जल रहा है, बिजली जनरेट हो रही है, बट वहाँ पर मतलब ऐसे ही अंदर कोयला जल रहा होता है। इवन घर के घर वहाँ तोड़ दिए गए हैं कि यहाँ पर हम लोग माइनिंग करेंगे। इवन देयर आर फ्यू विलेजेस जिनके नीचे कुछ है ही नहीं, नीचे पूरा माइनिंग करके निकाल दिया गया है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी अर्थ को बहुत नुकसान कर रही है। फिर वो जल रहा है तो भी नुकसान कर रही है। तो उसकी जगह हम लोग बैम्बो का जो पैलेट्स है उसका डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर मेन हम लोग बात करते हैं वो है बिजनेस की। और नॉलेज तो ले लिया, बैम्ब फार्मिंग ये है, ऐसे कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट से ये बेनिफिट मिलता है। अब मॉनेटरी टर्म में बात करते हैं, बिजनेस टर्म में बात करते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा ये बताओ कि बैम्बू फार्मिंग, बैम्बो कितने टाइप्स के होते हैं, थोड़ा सा उसको बेसिक लेवल पे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि कौन सा बैम्बू किसको करना चाहिए। एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हर जगह बैम्बू नहीं किया जा सकता है, तो उसका एक राइट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं बैम्बू के टाइप्स को लेकर। जी, देखिए इंडिया में अभी अराउंड 135 वेराइटीज जो हैं के बैम्बूज अवेलेबल हैं, लेकिन ये सारे के सारे कमर्शियली वायबल नहीं है। ओके, हम अगर देखें इन वैरायटीज के अंदर से निकालें तो लगभग 25-26 वैरायटीज हैं जो मेजरली कमर्शियल फार्मिंग में यूज हो रहे हैं। दैट मींस 135 से ओनली 25 के करीब ही हैं। उन 25 में से भी अगर देखा जाए कि वॉल्यूम का अगर देखा जाए कि ज्यादा वॉल्यूम किन इंडस्ट्रीज को यूज होते हैं तो लगभग 15 वैरायटीज बच जाती हैं। तो हमें फोकस उन 15 पे ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो ऑलमोस्ट हर जगह पे वो फिट हो जाते हैं। सॉइल कंडीशन खराब भी होगी तो भी वहां फिट होएंगे। दूसरा, पानी कम भी है ज़्यादा है, उस हिसाब से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन वैरायटीज़ में किस पे जाया जाए। और तीसरा है कि जो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वैरायटी ऐसी चूज होनी चाहिए जो उगा रहा है उसको भी बेनिफिट हो, राइट, और जो उससे कुछ बना रहा है उसको भी बेनिफिट हो। बिल्कुल, राइट। तो राइट गाइडेंस की भी जरूरत है। बिल्कुल। अब मैंने जैसे बताया कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज है। पहला तो एक एनर्जी सेक्टर है। राइट। अब एनर्जी सेक्टर में मैं कहता हूँ 3 वैरायटी आप ले लीजिए जो ज्यादातर यूज होती है। राइट। एक बालकुआं वैरायटी है, एक टुल्डा वैरायटी है, और कई जगह पे डीएस पर भी चल जाता है। ओके, ये है जो बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसके अलावा वैरायटी है वो एनर्जी में नहीं जाएंगी, लेकिन बेस्ट नहीं देंगे। जो प्रोडक्ट की वैल्यू है और जो क्वालिटी है वो इन्हीं 3 वैरायटी में से चूज होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि टिम्बर इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो क्या बालकुआं टिम्बर को सूट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो वहां पे वो वैरायटी नहीं जानी चाहिए। वहां पे दूसरी वैरायटीज हैं, जैसे न्यूटन आ जाता है, जाइगेंटियस एक बहुत अच्छी वैरायटी है टिम्बर के लिए, वल्गरिस हैं। वल्गरिस में भी येलो वल्गरिस ना लगाएं, ग्रीन और ब्लैक वल्गरिस अगर है तो उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो वैरायटी उस तरीके से टिम्बर के अंदर चली जाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ बैम्बू चाहिए होता है, पेपर इंडस्ट्री को कुछ और बैम्बू चाहिए होता है, कोल बनाने के लिए अलग वैरायटी का प्रेफरेंस किया जाता है, डायरेक्ट स्टील की तरह ही बैम्बू को यूज़ करना है तो उसके लिए एक अलग वैरायटी आ जाती है। राइट। तो ये नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है कि अलग अलग वैरायटी को का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए। अब जैसे हम लोग हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये हेल्प करती है अपने क्लाइंट्स के लिए कि सबसे पहले हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, सॉइल और वाटर टेस्ट। देखिए हमारे सॉइल को आप ट्रीट कर सकते हैं। सॉइल को ट्रीट करने के लिए मल्टीपल मेथड्स हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं, सब हैं। वाटर को ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी जगह पे वाटर की टेस्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी जगह पे अगर पानी हद से ज़्यादा खा रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है, और आपको उसको अंडरस्टैंड करके वहाँ पे वो कुछ इसी हिसाब से क्रॉप्स लगानी चाहिए कि वाटर।
पर बैम्बू क्या है कि कुछ वैरायटीज हैं जो खारे पानी में भी, वो खारे पानी में ही ज्यादा अच्छी चलती है। अगर उन्हें मीठे में लगाएंगे तो नहीं चलेंगी उतनी अच्छी, खारे में ज्यादा अच्छी चल जाती है। मतलब कंडीशंस के हाँ, हिसाब से वी हैव टू प्लान की सॉइल इरोजन हो रहा है कहीं पे, जैसे कहीं पे क्या होता है कि स्लोपी लैंड हो जाती है, हाँ। कि कहीं बीच में एक नहर है या लेक है, तो जो आसपास की लैंड है वो इरोजन होके कट के नीचे आती रहती है। ऐसी जगह पे बैम्बू की कुछ वेराइटीज हैं जो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से काम करती हैं। साथ ही साथ में जब हमें ये पता चल जाता है कि उन 15 वेराइटीज में से सॉइल और वाटर की टेस्टिंग करने पे, सपोज दैट आपका कोई फार्म है, आपने उसकी टेस्टिंग कराई, हमने देखा कि 6 वेराइटीज जो हैं वो बेस्ट सूटेड है। ठीक है। अब उन 6 वेराइटीज में से 3 वेराइटी ऐसी हैं जो एनर्जी सेक्टर को सूटेबल रहेगी और टेक्सटाइल को रहेगी। ठीक है। दो या 3 वेराइटीज ऐसी हैं जो कि आपकी टिम्बर को सूटेबल रहेगी, फर्नीचर इंडस्ट्री को सूटेबल रहेगी, या जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज होता है बैम्बू, अभी उसके लिए सूटेबल रहेगी। तो फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं क्लाइंट से, या तो उनका कोई अपना पर्पस है। ज़्यादातर मेरे पास जो क्लाइंट है वो सब लगाते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको अपनी प्रोसेसिंग करनी है। ओके। बड़ा लैंड एरिया है उनके पास, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, उनको ये बात मालूम है कई लोगों को ऑलरेडी ही कि मेरे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ये बैम्बू, उसमें एज ए रॉ मटेरियल एक अलग अल्टरनेटिव एज ए रॉ मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। तो या फिर आपको बेचना ही है कि ठीक है, आप खाली कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, आपको इसको कोई प्रोसेस नहीं करना है आगे चल के, या स्मॉल लैंड होल्डिंग है आपको, उससे कुछ होना भी नहीं है। तो उससे ये हम डिसाइड करते हैं कि जिस भी एरिया में बैम्बू फार्मिंग हो रही है वहां पे आसपास लगभग 150 से लेके 300 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी काम कर रही हैं, और आने वाले 5 साल में किस तरह का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस एरिया में। ओके। उसके बेसिस पे, इस एनालिसिस के बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि हमें उस पर्टिकुलर रीजन में कौन सी वैरायटी को ऑप्ट करना है। अगर 6 वैरायटी निकली हैं सॉइल के हिसाब से, तो हमें 6 की 6 नहीं लगानी है, हमें या तो 1 या 2 मैक्सिमम, बस कि 70% एक मेजर लगाइए, 30% दूसरा लगाइए, दोनों एरियाज को कवर कर ले। आगे चल के देख सकते हैं कि किस में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आ रही है, उसी वाले एरिया को आप ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। राइट। तो ओवरऑल बात कर दी, टॉप 3 की बात करते हैं, टॉप 3 बैम्बू वैरायटी जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, तो कौन होंगे? नंबर 1 2 3। देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में आएगा। बात तो वो है कि अगर आपके पास में पेपर इंडस्ट्री है, राइट, और वहाँ आप ऐसी वैरायटी लगा दें, लेट्स से टी ऑलिवरी या ब्रांडिसाई, तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा उससे। लेकिन टी ऑलिवरी ऐसी वैरायटी है, देखा जाए तो, जो सबसे महंगी बिकती है। तो इट डिपेंड कि आपका यूजेज क्या रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आज की डेट में मैं ये बताना चाहूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी लगाई जा रही है कमर्शियली, ठीक है, तो वो है, सबसे पहले है बालकुआं। क्योंकि हर कोई आज की डेट में एनर्जी सेक्टर को ध्यान में जरूर रखना चाहता है, राइट, हर बिजनेसमैन, क्योंकि उसमें बहुत स्कोप है। बिल्कुल। दूसरा, अगर देखा जाए, टिम्बर भी एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया के अंदर। आप कहीं भी देखें, अपने घर में देखें, ऑफिस में देखें, वुड का जो यूज है वो सबसे ज्यादा होता है। लगभग 40% वुडन प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमारे यहाँ पे। तो इवन दो प्लांट्स काटने भी बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसको रिप्लेसमेंट के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल तो चाहिएगा। तो ये भी एक बड़ा फ्यूचर बन सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक न्यूटन जो है ज्यादातर लैंड एरियाज पे हो जाता है इंडिया में, स्पेशली जो हॉट और ह्यूमिड रीजन्स हैं, वहां पे न्यूटन अच्छा फ्लरिश करता है। तीसरा देखा जाए तो डाइटरी के हिसाब से भी अच्छा है, और थोड़ा एनर्जी सेक्टर के हिसाब से भी है, या एक कह लो कि जो ओवरऑल चल जाता है, एक उसमें डीएस पर भी एक वैरायटी आती है, और साथ ही साथ में टुल्डा कहते हैं कि इंडिया का अपना ही बांस है, जो आसाम से आता है, वो ज़्यादातर टुल्डा ही होता है। उसका वेट भी अच्छा आता है, वजन भी अच्छा आता है, कमर्शियल वैल्यू अच्छी आती है। और आज की डेट में अगर इंडस्ट्री किसी एक बैम्बू प्रोडक्ट को, आज की डेट में किसी एक बैम्बू वैरायटी को, इंडियन बैम्बू वैरायटी को यूज़ कर रही है, तो वो टुल्डा ही है। तो ये 3-4 वैरायटीज़ हैं जो ज़्यादातर फार्मर्स या लैंड ओनर्स इनको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस से।
तो चलिए, ये तो बात कर ली हमने कि ये 4-5 वेराइटीज है जो ज्यादातर यूज कर रहे हैं। बट आप एग्जांपल लेते हैं, किसी एक पर्सन है जिसके पास फार्म लैंड है, अब वो जस्ट फॉर एग्जांपल 10 एकड़ 20 एकड़ ले ले रहे हैं, तो उस एकड़ पे बैम्बू फार्मिंग करके वो कितना मॉनेटरी इनकम जनरेट कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जी, देखिए, अगर फॉरेस्ट्री डेटा देखा जाए, कहने का मतलब है कि राम भरोसे ही अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो बैम्बू, हर एक बैम्बू का पेड़ अराउंड, मैच्योर पेड़ अराउंड 4 से 5 पोल्स एवरी ईयर देता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे तो वो जो नंबर ऑफ पोल्स है वो इंक्रीज होके 7 to 8 9 10 तक चले जाते हैं, एक एवरेज फार्मिंग करेंगे। ठीक है, और अगर आप बहुत ही अच्छे से फार्मिंग करते हैं, मतलब कि टाइमली इरिगेशन कर रहे हैं, टाइमली फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, प्रॉपर जो पेस्ट कंट्रोल है या फंगस कंट्रोल है उस सब पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ शूट्स बढ़ के 10 से 25 30 का एवरेज नंबर ऑफ शूट्स आने लगते हैं। okay. तो अगर बात करी जाए कि किसी भी लैंड एरिया पे पर एकड़ में अगर हम बात करते हैं, तो पर एकड़ में अगर हाई डेंसिटी पे बैम्बू को प्लांट किया गया है तो वहां पे अराउंड 40 टन के करीब यील्ड आपकी, अगर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए, ठीक है, तो भी 40 टन पर एकड़ पर ईयर की यील्ड निकल के आती है। ठीक है, एवरेज कर देंगे तो अराउंड लगभग आपका वही 70-80 टन तक पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा करेंगे 100 टन, 125 टन, 150 टन तक भी जा सकता है। okay. इट ऑल्सो डिपेंड कि आपने क्या वैरायटी लगाई हुई है और सॉइल की कंडीशन कैसी है और वाटर कंडीशंस कैसी है और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। okay. तो ये है मिनिमम यील्ड आप जो निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां तक बैम्बू का रेट है अभी, जो सबसे, अगर हम बात करें कि ऐसी इंडस्ट्री जहां पे सबसे कम रेट अभी आ रहा है वो पैलेट्स में ही है, क्योंकि वो वॉल्यूम का गेम रहता है। और पैलेट कभी भी ये नहीं कहता, पैलेट को कुछ लोग कहते हैं कि बायोमास इंडस्ट्री है, लेकिन एक्चुअल में वो बायो वेस्ट इंडस्ट्री है। राइट, कि जो वेस्ट बचा हुआ है, आपने कभी ऐसे थोड़ी ना देखा है कि चावल कहीं उगा है, चावल के साथ ही पैलेट बना दिया है। पहले हमने चावल निकाल लिया, जो बचा हुआ है उसका पैलेट बनाया, गेहूं के साथ निकाला, ऐसे मस्टर्ड के साथ, ग्राउंडनट के साथ ऐसे किया, कोकोनट शेल्स के साथ, तो हर चीज के साथ ऐसे ही हो रहा है कि वेस्ट जो बचेगा उसके साथ बना रहा है ना। तो बैम्बू के केस में भी लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि चलिए हमने पूरे के पूरे को अभी वेस्ट में ही कैलकुलेट करना है कि मिनिमम क्या आएगा रेट। तो मिनिमम रेट जो बैम्बू का आता है वो ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड करने के बाद जो होता है वो लगभग 7-7.5 रुपए केजी के हिसाब से आता है। ठीक है, राइट, अगर छोटे एरिया से आप नियरली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में हटा भी दूं तो मिनिमम रेट बनता है 5.5 रुपया किलो, जो फार्मर को सब कुछ काट पीट के जो बचेगा, उसमें हार्वेस्टिंग की कॉस्ट भी ऐड होती है 5.5 के ऊपर, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आती है, अगर मैं उसको भी हटा दूं तो 5.5 रुपया। मैं कहता हूं कि अगर आपने, जब आप ठीक से कर ही रहे हैं तो एवरेज तो निकालेंगे ही कम से कम। तो एवरेज निकालने पे आप लगभग 80 90 या 100 टन के करीब अगर आप ये निकालते हैं एवरी ईयर पर एकड़, तो ये इवैल्यूएशन बनती है कि 5.5 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम हो सकती है। अब इसके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस भी जाएगा कुछ ना कुछ। इवन अगर आप कंसल्टेंसी भी लेते हैं और फर्टिलाइजेशन का खर्चा भी जोड़ते हैं और लेबर चार्जेस भी लगाते हैं नेक्स्ट ईयर से, मतलब सेकंड ईयर से जो लगता है, वो लगभग जाके फिर भी 50,000 से ऊपर का वो खर्चा नहीं आता। तो आपके पास नेट प्रॉफिट बचा 5 लाख रुपए पर एकड़ पर ईयर। ये अगर आप वैल्यू देखो, ये मिनिमम वैल्यू है। अगर आप इसके ऊपर वैल्यू ऐड करते हैं, प्रोसेसिंग कर देते हैं, कोई प्रोडक्ट बना देते हैं, तो कोई जो अगर बांस आपका 100 रुपए का बिक रहा है, आपके पास पोटेंशियल है, उसको 200 रुपए का भी बेच सकते हो आप, उसको 400 का भी बेच सकते हो, उसको आप 2,000 रुपए का भी बेच सकते हो। इट डिपेंड आप बना क्या रहे हो उससे। बट कम से कम इतना तो अगर कुछ नहीं करना कि बस लगाना है और मुझे तो बेच देना है, कोई आके काट के ले जाए इसको, तो 5.5 रुपए किलो के रेट का जो रेट आज की डेट में चल रहा है, फ्यूचर में ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये बाकी किसी भी वुडन मटेरियल के मुकाबले में सबसे कम पे बैठा हुआ है अभी भी। राइट, क्योंकि अभी क्या है, कोई इंडस्ट्री इसको पूरी तरीके से यूज नहीं करी, क्योंकि हमारे पास कमर्शियली ग्रोन ही नहीं है। अब जाके लोगों ने लगाना शुरू किया है,
इसीलिए लोगों को बांस के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। राइट। आने वाले 4-5 सालों में यहाँ सबको पता होगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये कहाँ कहाँ बिल्कुल यूज में आता है। बिल्कुल। तो काफी सही रहा है नॉलेज मिलना, बट देर आर फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस जो मैंने प्रिपेयर करे। हम्म। ये मैंने जितने भी फॉरम से, ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप थे, इवन यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था जहाँ पे Okay. बाकी लोगों ने पॉडकास्ट करे। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है जिसका आपको 1 वर्ड, 2 वर्ड या लास्ट 3 वर्ड में आंसर्स करने हैं। तो सबसे Okay. पहला क्वेश्चन है, बैम्बू फार्मिंग एक सेफ इन्वेस्टमेंट है या हाई रिस्क वाला गेम है? सेफ है। सेफ है, ओके। कार्बन क्रेडिट स्टेबल इनकम होगा या अप एंड डाउन सारी चीज होती रहेगी? स्टेबल रहेगा फ्यूचर के लिए। ओके। बायमोस बायर लॉन्ग टर्म पार्टनर है या शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिस्ट है? 2070 तक तो जरूर है, 2070 तो उसके बाद का अभी कह नहीं सकते। फिर चेंज हो जाएगा। ओके। 1 एकड़ बैम्बो आम किसान के लिए वरदान होगा या नॉट बेनिफिशियल? 1 एकड़ से नहीं, कम से कम 3 एकड़ से स्टार्ट। एटलीस्ट 3 एकड़ है, देन यू कैन कंसिडर बैम्बो फार्मिंग। यस। ओके। कौन से किसान बैम्बू बिल्कुल ना लगाएं? जो अभी अच्छा कमाई कर रहे हैं, ओके। जो 5-5.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, वो ना लगाएं। ओके। बैम्बो में सबसे डेंजरस फाइनेंशियल मिस्टेक कौन सी है कि ये किया तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है? गलत ईल्ड लगा लेना, गलत वैरायटी लगा लेना। ओके। बैम्बू लगाने से पहले कौन सा रिटन एग्रीमेंट जरूरी है? जैसे बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं, या जैसे बहुत सारे लोग बाहर हैं, वो किसी को बोल रहे हैं आप मेरी वजह, ये मेरा लैंड, आप साइन चेक करो। तो कौन सा एक एग्रीमेंट है या कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट उनको साइन करना चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पसेस? बाय बैक एग्रीमेंट। बाय बैक एग्रीमेंट, ओके। नर्सरी, बायर और कार्बन क्रेडिट, इन तीनों में से सबसे ज्यादा धोखा कहाँ हो रहा है? नर्सरी में। नर्सरी में, ओके। तो बेसिकली आज के रैपिड फायर में इतने क्वेश्चन थे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, कार्बन क्रेडिट, बैम्बो फार्मिंग के बारे में बात करके। आई होप ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया, आप कार्बन क्रेडिट के और ज़्यादा जानना चाहते हैं, मैं अंतोष जी का सारा सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, इनका लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें, तो आप लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये पॉडकास्ट शेयर करें। बाकी मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में और ही अमेजिंग गेस्ट के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शन में वैसे बता सकते हो कि आपको अगले गेस्ट कौन चाहिए और आपको किस टॉपिक और ज्यादा पॉडकास्ट सुनने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।